नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और साथियों, आज हम करने जा रहे हैं क्लार्क हल की थ्योरी, यानी कि रेनफोर्समेंट थ्योरी। अमेरिका के जो क्लार्क हल थे, उन्होंने 1915 में एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था रेनफोर्समेंट थ्योरी। और उन्होंने ये सिद्धांत अपनी पुस्तक में लिखा था जिसका नाम था व्यवहार के सिद्धांत। तो साथियों, आपको अच्छी तरह ये ध्यान रखना है कि रेनफोर्समेंट थ्योरी, जिसको हिंदी में हम पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं, ये किसने दिया था? क्लार्क हल ने 1915 में। और ये कहाँ लिखा हुआ है? उनकी पुस्तक है व्यवहार के सिद्धांत में। तो साथियों, चलो डिस्कस करते हैं कि रेनफोर्समेंट क्या होता है, यानी कि पुनर्बलन का क्या अर्थ है। रेनफोर्स्ड मीन्स टू स्ट्रेंथन, यानी कि रेनफोर्समेंट पुनर्बलन वह प्रक्रिया है जिससे एक बच्चे के अंदर क्या लाया जाता है? उत्साह लाया जाता है। रेफर्स टू एनी स्टिमुलस विच स्ट्रेंथन, यानी कि बच्चे को ऐसा उद्दीपक दिया जाता है। एसआर थ्योरी आपने अच्छी तरह से पढ़ी होगी, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी। तो जो क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी है उसमें हम स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी पढ़ते हैं कि किसी को अगर स्टिमुलस दिया जाता है, कुछ उद्दीपक दिया जाता है, तो उसके बदले वो क्या करता है? अनुक्रिया। यानी कि स्टिमुलस का मतलब साथियों आपको साइकोलॉजी में समझना पड़ेगा कि किसी को कुछ चीज़ या वस्तु से हम देखते हैं, किसी को हम कुछ वस्तु देते हैं तो उसके बदले वो क्या करता है? अनुक्रिया करता है। यानी कि रेनफोर्समेंट के अंदर हम बच्चे को क्या देते हैं? उद्दीपक देते हैं, स्टिमुलस देते हैं, जिससे बच्चे की जो पढ़ाई है वो क्या हो जाती है? वो स्ट्रोंग हो जाती है। और इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स होती है, आर होता है रिस्पॉन्स, अनुक्रिया। यानी कि जिस जिस बच्चे को हम स्टिमुलस देंगे, उद्दीपक देंगे, वो बच्चा उस कार्य को क्या करेगा? ज़्यादा बार करेगा, यानी कि उसको वो दोहराएगा। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि पढ़ाई के अंदर बच्चों को हमें उद्दीपक देना चाहिए, स्टिमुलस देना चाहिए, और इसी स्टिमुलस को हम क्या बोलते हैं? रेनफोर्समेंट। और 4 टाइप के रेनफोर्समेंट क्लार्क हल ने दिए हैं। पहला है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, दूसरा है नेगेटिव रेनफोर्समेंट, फिर पार्शियल भी है, रेशियो भी है, इंटरवल भी है। तो उसका बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हम पढ़ते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन। इट वर्क्स बाय प्रेजेंटिंग ए मोटिवेटिंग रेनफोर्सिंग स्टिमुलस टू द पर्सन। इसके अंदर हम एक बच्चे को क्या देते हैं? स्टिमुलस देते हैं आफ्टर द डिजायर्ड बिहेवियर टू एग्जिबिटेड, ताकि बच्चा किसी व्यवहार को अधिक बार करे। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, द लिटिल बॉयज रिसीव 50 रुपीज़ रेनफोर्समेंट स्टिमुलस फॉर एवरी ए ऑन हिज रिस्पॉन्स। यदि एक बच्चा क्लास में ए ग्रेड लेकर आता है तो उसको हर बार ए ग्रेड आने पे 50 रुपीज़ दिए जाते, यानी कि वो अधिक से अधिक बार क्या कोशिश करेगा? ए ग्रेड लाने की कोशिश करेगा। इसी को हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहते हैं। इसके अलावा दूसरा ये है कि साथियों, जैसे कि एग्जांपल, दूसरा, ए फादर गिव्स हिज डॉटर ए कैंडी रेनफोर्समेंट एज ए रेनफोर्समेंट स्टिमुलस फॉर क्लीनिंग अप टॉयज। यानी कि एक पिता है, वो बच्ची को अपने खिलौने साफ करने के लिए कैंडी देता है, तो वो बच्ची उस कार्य को क्या करेगी? अधिक से अधिक बार रिपीट करेगी। यानी कि ये सब किसके वजह से हो रहा है? स्टिमुलस की वजह से, उस रिवार्ड की वजह से, इनाम की वजह से। या साथियों, इसको हम रेनफोर्समेंट है, वो कई प्रकार की हो सकती है। प्रेज, किसी बच्चे की अगर हम प्रशंसा करते हैं तो उस काम को वो अधिक करता है। आप भी घर में देखते हो, किसी बच्चे को हम कहते हैं कि बहुत बढ़िया किया, तो उस काम को वो और अच्छे से करता है। या इनाम देना, जैसे हमने 5 रुपये दे दिए या कैंडी दे दी, ये सभी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का काम करते हैं। फिर है नेगेटिव रेनफोर्समेंट, जैसा कि नाम में है नेगेटिव रेनफोर्समेंट, तो ये इसका उल्टा है, ये नेगेटिव नहीं होता साथियों, ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ही होता है। इसके अंदर ये होता है कि हम बच्चे की बाधा है वो दूर करते हैं। जैसे कि आप स्टडी कर रहे हो और आपके कमरे में पंखा नहीं चलता है, तो वो आपके पढ़ाई के अंदर क्या बन जाती है? बाधा बन जाती है। लेकिन जैसे ही हम उस फ़ैन को ठीक करवाते हैं तो आपका पढ़ाई में मन ज़्यादा लगता है और आपको क्या मिल जाता है? रेनफोर्समेंट
मिल जाता है, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव रेनफोर्समेंट। कई बार है बच्चा डिमांड करता है कि उसके लिए टेबल लेकर आओ या चेयर लेकर आओ पढ़ने के लिए, तो वो किस प्रकार का रेनफोर्समेंट है? नेगेटिव रेनफोर्समेंट। होता पॉजिटिव है लेकिन इसका नाम क्या है? नेगेटिव रेनफोर्समेंट। फिर इसके बाद है कॉन्टीन्यूस रेनफोर्समेंट, यानी कि लगातार। इसका तीसरा भाग है कॉन्टीन्यूस रेनफोर्समेंट, लगातार पुनर्बलन देना। जैसे किसी बच्चे से हम अगर एक क्वेश्चन सुनते हैं तो उसके बदले उसको कहते हैं कि बहुत अच्छा किया, फिर उसको दूसरा क्वेश्चन सुनते हैं, फिर उसको दोबारा रेनफोर्समेंट देते हैं, स्टिमुलस देते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया। या एक बच्चे को एक क्वेश्चन के बदले एक टॉफ़ी देना, दूसरे क्वेश्चन के बदले दूसरी टॉफ़ी देना, तो ये होता है कॉन्टीन्यूस रेनफोर्समेंट। फिर है पार्शियल रेनफोर्समेंट, यानी कि हिस्सों में देना। जब हम बच्चे से क्वेश्चन सुनते हैं तो हम कहते हैं कि अगर तुम 6 क्वेश्चन सुनाओगे तो तुम्हें 1 कैंडी मिलेगी, या तुम 10 क्वेश्चन सुनाओगे तो तुम्हें 1 कैंडी मिलेगी, यानी कि पार्शियल हिस्सों के अंदर हम क्या देते हैं? रेनफोर्समेंट देते हैं। जैसे कि अगर हम मान लें कि एग्ज़ाम में अगर हम अपने बच्चों को कहते हैं कि अगर तुम अपना जो एग्ज़ाम है 6 माही एग्ज़ाम है, अगर आप उसमें अच्छे नंबर लेके आओगे तो आपको मैं साइकिल दिलाऊंगा, और अगर आप बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आओगे तो मैं आपको स्कूटी दिलाऊंगा। तो जो 6 माही है वो भी क्या है? पार्शियल रेनफोर्समेंट है, और साल के बाद दिया जाएगा वो भी क्या है? एक पार्शियल रेनफोर्समेंट है। लेकिन अब अगर उस बच्चे को आप कहते हो कि हर टेस्ट में अगर तुम अच्छा करोगे तो मैं तुम्हें नया पेन ला कर दूंगा, तो ये क्या है? कॉन्टीन्यूस रेनफोर्समेंट है। उसके बाद 2 और भी टाइप होती है पार्शियल रेनफोर्समेंट की, रेशियो और इंटरवल। पार्शियल रेनफोर्समेंट फर्दर डिवाइडेड है रेशियो और इंटरवल। लगभग क्वेश्चन आपका यहीं से। फिर होता है रेशियो। रेशियो यानी कि अनुपात के अंदर अनुपातिक पुनर्बलन देते हैं। जैसे 1:2 है किसी चीज़ को, यानी कि 3 टॉफियाँ तो 3 बच्चों में बांट दी, तो रेशियो के अनुसार ही हम क्या देते हैं? वो पुनर्बलन देते हैं। फिर है इंटरवल एनफोर्समेंट। इंटरवल रेनफोर्समेंट में क्या होता है साथियों? पुनर्बलन का जो सिद्धांत है, इसके अंदर जो स्टिमुलस है एक फिक्स टाइम के बाद दिया जाता है, जैसे कि 1 हफ्ते बाद, 1 साल बाद या 1 महीने बाद। तो ये साथियों रेनफोर्समेंट थ्योरी थी जो क्लार्क हल ने 1915 में अमेरिकी वैज्ञानिक ने दी थी। इसके बाद पढ़ते हैं CCE, यानी कि कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। ये जो CCE का जो इवैल्यूएशन टेक्निक दी थी ये 20 अप्रैल 2010 में लागू हुई थी और पहले 7 स्कूलों के अंदर लागू की गई थी। CCE रेफर्स टू ए सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट। और CCE क्या है? बच्चों को जांचने का एक इवैल्यूएशन टेक्निक है दैट कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट पर्सनैलिटी। इससे पहले जो इवैल्यूएशन की टेक्निक थी तो बच्चों को वो तो या तो सब्जेक्टिव रूप से उनको जांचती थी या उनको ऑब्जेक्टिव रूप से, लेकिन CCE एक ऐसा टेक्निक आया, ऐसा एक साधन आया जिसके ज़रिए हम बच्चे की सभी सर्वांगीण विकास को जांच सकते हैं। तो इस CCE का मतलब क्या है? फर्स्ट C का मतलब है कॉन्टीन्यूस, रेगुलर एंड कंटिन्यूस एक्टिविटी कंडक्टेड थ्रू ऑल आउट द ईयर, यानी कि जितनी भी एक्टिविटी पूरे वर्ष के दौरान होती है तो वो बच्चों की जांची जाती है। फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव शब्द में मेंटल, इमोशनल, फिजिक्स सभी एस्पेक्ट आ जाते हैं। जैसे बच्चे की कॉन्टीन्यूस होता है कॉग्निटिव से संबंधित, यानी कि सभी पढ़ाई से संबंधित या उसके ज्ञान से संबंधित मापी जाती है। कॉम्प्रिहेंसिव में उसका मेंटल लेवल तो मापा ही जाता है, उसके साथ उसका भावनात्मक यानी कि इफेक्टिव डोमेन है उसको भी शामिल किया जाता है। लास्ट इवैल्यूएशन, यानी कि CCE वो इवैल्यूएट भी करता है और स्टूडेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो बनाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ CCE, उद्देश्य क्या है? टू मेकिंग इवैल्यूएशन एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कहते हैं CCE का मतलब है कि ऐसा इवैल्यूएशन जो हमारी पठन प्रक्रिया के अंदर क्या कर सके? इवैल्यूएशन कर सके बच्चे का। ये हम इंटीग्रल पार्ट यानी कि एक आंतरिक पार्ट बनाना चाहते हैं CCE को, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। टू प्रोवाइड स्कोप फॉर
सेल्फ इवैल्यूएशन। दूसरी बात है बच्चे को अपनी कमियों का पता लगता है। जैसे आपको बता दिया कि सीसी के अंदर लगातार जो इवैल्यूएशन है वो किया जाता है, जैसे यूनिट टेस्ट का हो गया, 6 महीने का हो गया, सालों। तो बच्चा है वो वार्षिक परीक्षा देने से पहले ही अपना इवैल्यूएशन कर सकता है। टू हेल्प डेवलपिंग कॉग्निटिव इफेक्टिव स्किल्स एंड साइकोमोटर स्किल। ये सभी जो भी बच्चे में चाहे संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव है, इफेक्टिव है, डोमेन है, सभी के ऊपर काम करता है। यानी कि आप समझते हो कि कॉम्प्रहेंसिव है, इसमें फिजिकल के साथ मेंटल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है टू ले एम्फेसाइज थॉट प्रोसेस एंड एम्फेसाइज मेमोराइजेशन। ये पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान देता है कि बच्चों को कैसे याद करना है और थॉट प्रोसेस क्या है। इट गाइड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर इवेल्युएशन। जब बार बार बच्चे का इवेल्युएशन किया जाता है तो टीचर भी बच्चों के लिए नई नई स्ट्रेटजी बनाता है, क्योंकि यूनिट टेस्ट होंगे या अन्य टाइप के टेस्ट होंगे तो इससे बच्चे की जो कमी है वो पता लग जाएगी। सीसी के थ्रू एक टीचर को वार्षिक परीक्षा से पहले ही बच्चों की कमी पता लग जाती है और वो ऐसी स्ट्रेटजी बनाता है कि जिससे बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई में क्या हो जाए, अच्छे हो जाए। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। टीचर के लिए भी सीसी बहुत महत्वपूर्ण है और बच्चों के लिए भी बहुत लाभदायक है, क्योंकि अगर बच्चा एकदम से वार्षिक परीक्षा देगा तो हो सकता है वो फेल हो जाए, लेकिन जब सीसीई को हम फॉलो करते हैं तो बच्चे की कमियां और अध्यापक की कमियां हमारे सामने आ जाती है। सीसीई का डायग्राम है। सीसी में 2 पार्ट है, कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव। कॉन्टिन्यूस के अंदर लर्निंग आता है, असेसमेंट पर्सनैलिटी आता है, या पीरियोडिकली की, यानी कि लर्निंग होती है कॉन्टिन्यूस में और बच्चे को बार बार उसकी असेसमेंट की जाती है। कॉम्प्रिहेंसिव एक बड़ा है, ब्रॉडर टर्म है, जिसके अंदर स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक आती है। स्कोलेस्टिक के अंदर फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव असेसमेंट आप जानते हो और समेटिव। फॉर्मेटिव होती है वो बार बार 6 महीने बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद फॉर्मेटिव चलती रहती है। समेटिव होती है वार्षिक, वर्ष के अंत में जो मूल्यांकन होता है वो होता है समेटिव। यानी कि दोनों प्रकार की एक्टिविटी, फॉर्मेटिव और समेटिव टेस्ट है वो कौन करवाता है साथियों? सीसी कराता है। इसके अलावा स्कोलेस्टिक एक्टिविटी है वो भी करवाता है, जिसके अंदर बच्चे को ग्राउंड में खिलाना, या साइकोमोटर स्किल है, या फिजिकल है, इमोशनल है, वो सब इवेल्युएशन भी किसके अंदर किया जाता है? सीसीई के लिए किया जाता है। चैलेंजेस ऑफ सीसी के सामने समस्याएं क्या है? लार्ज क्लासेस स्ट्रेंथ, यानी कि क्लास जब बड़ी हो जाती है तो उसके टेस्ट चेक करना या एक अध्यापक को बच्चों को जांचने के लिए समय चाहिए होता है, तो बड़ी क्लासों में ये कारगर साबित नहीं है। डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर्स, दूसरी बात है बच्चों में भिन्नताएं। कुछ बच्चे, ये जब भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं तो उनको असेसमेंट करने के लिए भी भिन्न प्रकार की टेक्निक चाहिए, तो सभी डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर में ये क्या हो जाती है? थोड़ी मुश्किल हो जाती है। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, दूसरी बात है ये महंगी पत्ती है। सीसी है ये महंगी पत्ती है, इसमें टीचिंग लर्निंग के लिए रिसोर्स चाहिए, हमें उतने संसाधन है हमारे पास अवेलेबल नहीं है। स्विचिंग फ्रॉम सीसी टू ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन इन हायर क्लासेस, और सीसीई को लागू करना, जो हमारी पारंपरिक एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसको इस नए सिस्टम में लाना भी मुश्किल है। हाई प्यूपल टीचर रेशो, दूसरी बात है जो टीचर रेशो, टीचर अध्यापकों की हमारे देश में बहुत ज़्यादा कमी है, और इस सिस्टम को लागू करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें क्या चाहिए? अध्यापक। यानी कि अध्यापक वैसे ही हमारे देश में कमी है, अध्यापक ज़्यादा होंगे तो सीसीई को हम लागू कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये हमारा एक फेलियर रहेगा। तो ये छोटी सी क्लास थी एस्टेट के लिए। टिल देन टेक केयर।